अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है जी प्रोमोटर्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोमोटर और रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्या रोल प्ले करते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन हम लोग जो है ना इनके एल्गोरिदम्स के बारे में ब्रीफ सा सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इनके जो जो सॉफ्टवेयर या टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो इन प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको हम लोग ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बात स्टार्ट करते हैं जी कि प्रमोटर्स जो है वो किसी भी जीन्स की जो है ना वो स्टार्ट साइट के ऊपर उसकी विसिनिटी में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों ने जो है ना वो बहुत से कोर्सेज में, बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्सेज में जो है ना वो डिस्कशन की होगी कि प्रमोटर्स एक्चुअली वो जगह होती हैं या वो रीजन्स होते हैं डीएनए के, जो कि जीन से पहले होते हैं, जहाँ पर जीन की ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बाइंड करती है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि प्रमोटर आर नॉट द साइट्स ऑफ जीन ट्रांसलेशन, यानी कि जीन ट्रांसलेशन ये स्टार्ट साइट नहीं है, बल्कि ये जो है ना ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, यानी कि वो ATG वाला जो रीजन है वो प्रमोटर नहीं है। ठीक है, ये उससे काफ़ी पहले जो है ना वो प्रेजेंट होगी जीन की स्टार्ट साइट से। अच्छा, प्रमोटर्स जो है उनको फाइंड आउट करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है एज़ कम्पेयर टू किसी जीन के रीजन को फाइंड आउट करना। उसमें उसकी तीन बड़ी वजह हैं। Promoters are regulatory elements. Promoters and regulatory elements are not clearly defined and are highly diverse. ठीक है ना, कि ये जो है ना वो क्लियरली नहीं डिफाइंड होते और बहुत ज़्यादा ना डाइवर्स इन नेचर। डाइवर्स इन नेचर से मुराद ये है कि इनका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि सिर्फ यहीं से स्टार्ट होंगे और इनके अंदर यही रीजन पाया जाता है और ये इस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर होंगे, ये भी हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है ना, ये वेरी करते हैं जीन टू जीन। हर स्पेसिफिक जीन का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिसकी वजह से जो है इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ का आना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके अंदर ये है। दूसरा कि कैन आर ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन सीक्वेंसेस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ देयर डिटेक्शन, यानी कि हम लोग क्या कहते थे कि जब हम लोगों ने एक्सॉन्स को फाइंड करना होता था तो हम क्या कहते थे जी कि आप जो है ना इस डीएनए के का जो के रीजन का या सीक्वेंस का जो है ना वो प्रोटीन में ट्रांसक्राइब कर लो, जो ओपन रीडिंग फ्रेम आ जाएगा, जो किसी होमोलॉगस प्रोटीन के साथ रीजन मैच कर जाएगा, वो वाला रीजन जो है ना वो एक्सॉन होगा, जो मैच नहीं कर रहा होगा रीजन, वो वाला जो है ना वो इंट्रॉन होगा। आसान था निस्बतन, लेकिन इस केस में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें प्रोटीन चूंकि ये ट्रांसक्राइब ही नहीं होता ये वाला रीजन, इसलिए जो है ना वो प्रोटीन के लिए बाइंड कर के अंदर कन्वर्ट करके उसको डिटेक्ट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मोस्टली, और ये रैंडम चांसेस से भी जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर। 6 to 8 इनके रैंडमली प्लेस होने के एक खास सीक्वेंस में जो है ना वो बहुत बहुत चांसेस हैं। कौन सा सीक्वेंस एक्चुअल में प्रमोटर के तौर पर वर्क कर रहा है और कौन सा जो है वो रैंडमली प्लेस हुआ है, इसलिए इन दोनों के अंदर जो है ना वो डिफरेंशिएट कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट बात करते हैं जी कि ये प्रोमोटर्स और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो कैसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं, या प्रोकैरियोट्स के अंदर इनका क्या स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं जी कि प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आरएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन उसका जो एक हेल्पर प्रोटीन होती है जिसको हम लोग सिग्मा सब यूनिट कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएटेड होता है। विदाउट दिस सिग्मा सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज उस डीएनए के रीजन के साथ जाकर बाइंड ही नहीं कर सकता। एक्चुअली ये आरएनए सब सिग्मा सब यूनिट के पास जो है ना वो रिकॉग्निशन साइट होती है, ये रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला सीक्वेंस जो है वो प्रमोटर है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज आप यहाँ पर आकर जो है वो बाइंड कर जाए। इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा -35 पोजीशन जो कि अपस्ट्रीम रीजन पे होती है, जीन की स्टार्ट साइट जो ATG साइट है उससे तकरीबन 35 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर जो है ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग TTGACA कंसेंसस सीक्वेंस भी कहते हैं, कि इसके अंदर मोस्टली पाया जाता है, नॉट ऑलवेज, नॉट इन केस ऑफ एवरी जीन, बट इन मोस्ट ऑफ द जीन्स देयर इज अ कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ TTGACA at the position of -35 box. So -10 box also exists, which contains data AT region consensus sequence. Again, it is a consensus sequence which is not conserved region.
कंसेंसस सीक्वेंस और कंजर्व रीजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बात पे हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा जी, सो ये दोनों के दोनों कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं, सो वेरी कर सकते हैं जीन टू जीन। अच्छा, रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं प्रमोटर्स के बारे में तो आप काफ़ी हद तक जो है ना वो कंफर्म है, उसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है आप लोगों ने बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्सेज के इसमें। अच्छा, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस वो एलिमेंट्स होते हैं, ये भी डीएनए का पोर्शन होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना ये प्रमोटर से भी अपस्ट्रीम रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत दूर दूर पाए जा सकते हैं। ये हो सकता है कि 100 न्यूक्लियोटाइड अवेज में पाए जा रहे हों, या 200 न्यूक्लियोटाइड, 500 न्यूक्लियोटाइड तक भी जो, लेकिन इन केस ऑफ जो प्रोकैरियोट्स हैं वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स की दूरी के ऊपर जो है ना ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये आता है रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते क्या हैं? रेगुलेटरी एलिमेंट्स, आपको पता है कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा सब यूनिट नहीं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते। देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो बाइंड करते हैं वो वाला रीजन जो है वो प्रमोटर रीजन नहीं होता, और इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंड करने के बगैर ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, सो इसलिए वो वाली डीएनए का वो वाला पोर्शन जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं उनको हम लोग रेगुलेटरी एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये मोस्टली जो है ना वो प्रोमोटर साइड से भी जो है ना वो 100 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूर पाए जाते हैं। चूंकि डीएनए की एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, वो बेंड हो सकता है, तो इसलिए जो है ना ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दूर दराज जगहों पे भी जाकर बाइंड कर सकते हैं, और बाइंड करने के बाद जो है ना वो आकर इस ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज आप लोग कोई रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप जो है ना वो, आप लोगों को पता है कि अगर इस ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के किसी भी प्रोटीन के अंदर जाकर कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, कोई भी म्यूटेशन आ जाए तो ये ट्रांसक्रिप्शन उस जीन की नहीं होगी, और अगर किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रहा होगा, कोई ना कोई कंडीशन कॉज कर रहा होगा। ठीक है, सो सपोज अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो और आप लोग रिसर्च कर रहे हो जी कि किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग साइट्स जो है वो वेरी कर रही हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है फिर वो ट्रांसक्रिप्शन साइट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी। सो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको ये पता ही नहीं है कि वो कितने दूर, कितने न्यूक्लियोटाइड दूर जो है वो मौजूद है? वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी एक स्पेसिफिक जीन के केस में वो वेरी कर सकता है जीन टू जीन। ठीक है ना, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना जो है ना वो एक वाकईतन ही एक टास्क है। अच्छा, विसिनिटी ऑफ प्रमोटर बाइंड्स टू सेवरल हंड्रेड बेस अवे, ये बात मैंने पहले बता दी कि वो कितने ही 100 बेसिस अवे भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं वो सिर्फ अपस्ट्रीम रीजन के अंदर हो, वो डाउनस्ट्रीम रीजन में भी हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मोस्टली वो अपस्ट्रीम रीजन के अंदर होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है जी यूकैरियोट्स के केस में ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और प्रोमोटर्स क्या काम करते हैं। अच्छा, ये बात तो हमें कंफर्म पता है कि प्रोकैरियोट्स की निस्बत हमें जो है ना वो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी का जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है इस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, इवन हम आरएनए पॉलीमरेज की ही बात करें ना तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस 1 2 3 व्हिच इनकोड्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। सो अब अगर ये तीनों डिफरेंट तरह की जीन्स को जो है ना वो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी बाइंडिंग साइट्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, सो हमारा जो मेन फोकस होता है जब हम लोग किसी जीन के साथ, जीन चूंकि हम लोग मोस्टली जो है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग उन रेगुलेटरी एलिमेंट्स को या प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि किसी कोडिंग जीन के हों, यानी कि वो मैसेंजर आरएनए को एक्सप्रेस करते हों। तो इसलिए हम लोग मोस्टली हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ये प्रेडिक्शंस के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मोस्टली आरएनए पॉलीमरेज 2 की बाइंडिंग साइट्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा जी, अब यूकैरियोट्स के केस में जो है ना वो मुश्किल ये है कि जीन्स जो हैं वो अकेली अकेली रहती हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में आपको पता था ओपेरॉन सिस्टम था कि एक ही प्रमोटर के अंडर जो है ना वो 5-6 जीन्स जो है वो हो सकती थी, 3-4 जीन्स तो मस्ट होती थी ना। ठीक है, अब देखो एक प्रमोटर आइडेंटिफाई हो गया मतलब 3-4 जीन का प्रमोटर मिल गया हमें। ठीक है ना, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में मसला ये है कि जितनी जीन्स हैं उतने प्रमोटर्स हैं। ठीक है ना, तो हर जीन का अपना प्रमोटर है किसी भी एक, और सारे के सारे जो प्रमोटर्स के सीक्वेंसेस हैं वो डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसके अलावा हर जीन के
बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तादाद निस्बतन कम थी यूकैरियोट्स के। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? सो इनकी ट्रांसक्रिप्शन साइट्स जो हैं वो मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन साइट्स जो हैं वो हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, देखनी पड़ सकती हैं, ठीक है? सो एक चीज़ जो है वो इसमें मोस्टली ऑब्जर्व की गई है इन द कोर ऑफ मैनी यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स देयर इज अ सो कॉल्ड टाटा बॉक्स, जो कि मोस्टली -30 बेस पेयर पे मौजूद होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस अगेन एक कंसेंसस सीक्वेंस नॉट कंजर्व्ड सीक्वेंस कंसेंसस सीक्वेंस पाया जाता है टाटा ए टी। अब ये जो लास्ट के जो ए हैं वो टी से रिप्लेस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये जो है ना वो अगेन ये सिर्फ कोर में पाया जा रहा है। इसके फ्लैंकिंग रीजन्स फ्लैंकिंग जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर्स। इसके अलावा बहुत से जो जीन्स हैं उनके स्टार्ट में यूनिक इनिशिएटर सीक्वेंसेस होते हैं, जिसका एक अपना जो है ना वो प्रमोटर सीक्वेंस है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। Most of the transcription factor binding sites are located within 500 base pair upstream of the transcription sites start site. प्रोकैरियोट्स के केस में तकरीबन 200 के रीजन के अंदर ही जो है ना वो हमें रेगुलेटरी साइट्स जो है वो मिल जाती थी, लेकिन इस केस में हमें जो है ना वो मोस्टली 500 के रीज एरिया को कवर करना पड़ता है। सो यहाँ पर एरिया भी ज़्यादा है कवर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, स्कैन करने के लिए। और अगेन एक और बड़े मसला इसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स में मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द केसेस रेगुलेटरी साइट्स आर प्रेजेंट एट द अबव अपस्ट्रीम रीजन, लेकिन इस केस में जो है ना वो डाउनस्ट्रीम रीजन में भी रेगुलेटरी साइट्स हो सकती हैं कि यहाँ से इसके किसी जीन के आखिर वाला रीजन बेंड होके आ गया है और वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर रहा है। सो हमें जो है ना वो दो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सीक्वेंसेस को जो है ना वो अगर आपको उस किसी भी एक अननोन जीन के बारे का प्रमोटर डिटेक्ट करना है, सर्च करना है, तो आपको दोनों रीजन्स को जो है वो सर्च करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। मेजरली हमारे पास जो है ना वो ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो कि एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं इनके डिटेक्शन के लिए। एब इनिशियो प्रोग्राम बेस्ड मेथड है, जो कि हम लोगों ने देखा है कि ये होमोलॉजी बेस्ड पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मेथड और न्यूरल नेटवर्किंग को बेसिकली जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। और ये जो है वो किसी भी जीन को बगैर उसके एंसेस्टर के जो है वो आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रेनिंग पहले इसकी करवानी पड़ेगी। दूसरा था फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग बेस्ड मेथड्स। ये एक्चुअली जो है ना वो सिमिलैरिटी बेस्ड वाला मेथड से मिलता-जुलता है। लाइक जो होमोलॉजी बेस हम लोग चेक करते थे ना कि अपनी जीन को जब हम लोगों ने डिटेक्ट करना होता था तो हम कहते थे कि इसका ट्रांसलेशन करवा लो और इसकी जो है ना डेटाबेस में मौजूद जो जीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनके साथ कंपेयर करवा लो। जो रीजन मैच कर रहा है, होमोलॉजी बेस्ड सर्चिंग के ऊपर जो है ना वो बेसिकली ये फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग जो है वो बेस कर रहा है। एक्सप्रेशन प्रोफाइल बेस्ड जो है ये क्या होता है कि लाइक दो डिफरेंट जीन्स हैं जो कि सेम टाइम के ऊपर एक्सप्रेस कर रही हैं, लाइक एक एक्सप्रेशन प्रोफाइल होती है किसी भी एक सेल की किसी एक खास फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। सो उस बेसिस के ऊपर जो है ना वो डिटेक्ट करना, इस इन तीनों के बारे में हम लोग जो है ना वो ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले जी एब इनिशियो बेस्ड एल्गोरिदम, इनका बेसिकली जो पर्पस होता है या फोकस होता है वो टाटा बॉक्स की सर्चिंग के ऊपर होता है और हेक्सामर फ्रीक्वेंसीज को। कुछ जो है वो टोटली टाटा बॉक्स की सर्चिंग को चेक कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेक्सामर फ्रीक्वेंसीज को जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने इतना देखा कि पीछे के तकरीबन 6 न्यूक्लियोटाइड्स का जो है ना वो कंसेंसस बन रहे थे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे बात की लाइक कि टाटा बॉक्स के अंदर भी जो है वो तकरीबन 6 न्यूक्लियोटाइड का कंसेंसस है, इस तरह से यहाँ पे भी तकरीबन जो है वो 5 to 6 न्यूक्लियोटाइड का कंसेंसस है। सो हमारे पास ये जो हेक्सा फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर हम इसको सर्च करना शुरू करें तो हम जानते हैं कि प्रमोटर्स के अंदर हेक्सा फ्रीक्वेंसीज वाला रूल जो है वो फॉलो होता है, जो हम लोगों ने होमोलॉजी बेस्ड एचएमएम के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। एडवांटेज इसका क्या है कि हमें कोई एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। देखो मोस्टली ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना, प्रमोटर रीजन्स जो डिटेक्ट किए जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही लेबोरियस और एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क है। हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद कंप्यूटेशनल डिटेक्शन, ठीक है, जो कि टाइम जो है ना वो कम लग रहा है, एनर्जी बहुत कम लग रही है, ठीक है, और हम बड़े एफिशिएंटली जो है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। अ, इस केस के लिए हमें जो है ना वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, किसी अननोन जीन का भी जो है ना हमें अगर कोई प्रमोटर जो है वो सर्च करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कर सकते हैं।
लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसके पहले जो डाटा सेट है उससे ट्रेन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्किंग बेस्ड एल्गोरिदम्स है। सो न्यूरल नेटवर्किंग को हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि पहले ट्रेनिंग चाहिए। जब तक वो ट्रेन नहीं होगा किसी नोन डाटा सेट से, तब तक जो है ना वो किसी अननोन जीन की प्रेडिक्शन के प्रमोटर की प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा ये जो है ना वो स्पीशी स्पेसिफिक होता है। जाहिर सी बात है, जिस भी स्पीशी के अगेंस्ट उसको ट्रेन करवाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की जीन के प्रमोटर को जो है ना वो सर्च कर पाएगा, किसी दूसरी जीन के प्रमोटर को जो है वो सर्च नहीं कर पाएगा। दूसरा जी, अगर न्यू प्रमोटर्स को जो है वो सर्च नहीं कर सकता। अच्छा जी, दो तरह से इस एल्गोरिदम्स के जो है ना वो सॉफ्टवेयर्स वर्क कर रहे हैं। एक है जी कन्वेंशनल वे में जो है ना वो कंसेंसस सीक्वेंस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मेथड जो है ना उसको सर्च किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। जबकि जो न्यू जनरेशन टूल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट फंक्शंस को, न्यूरल नेटवर्किंग स्कोर, एचएमएम को जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशंस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सो हम लोग इसको जो है ना वो स्किप कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, बीपी रोम है, जो कि अगेन हमारे पास सॉफ्टवेयर ही के ऊपर पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली जो है ना वो लीनियर डिस्क्रिमिनेट फंक्शन को कंबाइनली यूज़ करता है विद जीन सिग्नल, विद द डिटेक्शन ऑफ जीन सिग्नल एंड जीन कंटेंट। बस फॉर एग्जांपल कि कंसेंसस प्रमोटर सीक्वेंसेस को जो है ना वो सबसे पहले सर्च आउट करेगा, और देन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की जो कंपोजिशन है जो प्रमोटर साइड पे प्रेजेंट होनी चाहिए, लाइक जितने भी हमारे पास पीछे जो हम लोगों ने कंसेंसस रीजन्स पढ़े, लाइक टाटा बॉक्स के ऊपर टाटा 80 सीक्वेंस जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना वो कंसेंसस पाया जाता था। तो एक्चुअली ये जो है ना वो इन डिफरेंट एल्गोरिदम्स को, लाइक लीनियर डिस्क्रिमिनेट फंक्शन को यूज़ करता है इन जीन सिग्नल्स और कंटेंट्स को जो है ना वो सर्च करने के लिए। बीपी रोम, ये सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है ना ये इसका सीक्वेंस पड़ा हुआ है, सॉरी सर्वर पड़ा है, मौजूद है। फाइन टर्म के हवाले से एक है जी, ये क्या करता है, ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सिग्नल्स को जो है वो डिटेक्ट करता है। रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशंस होती हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रो प्रोटीन्स का वहाँ पर बाइंड करने के लिए एक ख़ास सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिन जगहों के ऊपर जिन जीन्स के लिए रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सिग्नल फॉलो किया जाता है, उस रीजन में मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना वो हेयर पिन लूप बनती है। सो उस हेयर पिन लूप को जो है ना वो सर्च किया जाता है विद दिस सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता है जी कि ये नॉन प्रोफाइल्स जो टर्मिनेशन सिग्नल्स हैं, एक नॉन सेट ऑफ जो टर्मिनेशन सिग्नल्स हैं उसको ट्रेन करता है, और उसके अगेंस्ट जो है ना वो सर्च करता है हमारे क्यूरी सीक्वेंस को। और देन हमारे क्यूरी सीक्वेंस में मौजूद जो आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको भी जो है ना वो सर्च करता है कि कहाँ कहाँ पर जो है ना वो हेयर पिन लूप्स वगैरह बन सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के लिए जो है ना वो हम जानते हैं कि सीपीजी आइलैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक जीन के स्टार्ट में जो है ना मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो सीपीजी आइलैंड मौजूद होता है, और उन्हीं सीपीजी आइलैंड्स के दरमियान में कहीं पे जो है ना वो प्रमोटर्स पड़ा होता है इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जीन्स, नॉट ऑल यूकैरियोटिक जीन्स। सो सीपीजी प्रो डी जो है वो एक्चुअली उस सीपीजी आइलैंड को जो है ना वो फाइंड आउट करता है बाय दिस फार्मूला, ऑब्जर्व्ड रेशियो सी जीसी परसेंटेज को, और सीपीजी की जो है ना वो रेशियो लेता है ऑब्जर्व्ड ओवर एक्सपेक्टेड। देन वो एक जो है ना इससे एक रेशियो लेकर आता है सीपीजी रेशियो। उस सीपीजी रेशियो की अगर वैल्यू जो है वो एक खास विंडो से जो है ना वो खास वैल्यू से ज़्यादा हो, तब वो कहता है कि ये सीपीजी आइलैंड है। और अगर ना हो उसकी वो रेशियो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा ना हो, तो वो जो है ना उसको इग्नोर कर देता है, एक रैंडम सीक्वेंसेस जो है वो उसके तौर पे जो है ना उसको कंसिडर करता है। देन क्लस्टर बस्टर है जो कि एचएमएम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है जी, हाई कंसंट्रेशन जहाँ पर कि जीन के स्टार्ट में जहाँ पर किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग साइट्स मौजूद होंगी, ये उसको चेक करता है। ये उस रीजन को हाईलाइट करके हमें देता है, डिटेक्ट करके देता है, जहाँ पर मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो बाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमने पीछे भी अभी पिक्चर के अंदर देखा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो एक ही जगह के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं इस रीजन के साथ साथ। ठीक है, अब वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो उन्हीं मल्टीपल
रीजन्स को फाइंड आउट करेगा क्लस्टर बस्टर क्लस्टरिंग अप्रोच के थ्रू। कॉर्नप्रो ये एक्चुअली जो है ना वो कंसेंसस बेस्ड मेथड है। ये तकरीबन ये 5 सॉफ्टवेयर्स हैं। इन पांचों सॉफ्टवेयर्स के जो कंसेंसस रिजल्ट्स आते हैं उन सब के में जो सारे के सारे कॉमन रीजन्स आ रहे होंगे ये उसको डिटेक्ट करके हमारे सामने जो है ना वो अप्लाई करेगा। सो ये कॉर्न प्रो जो है वो ज़्यादा एक सूटेबल अप्रोच है यूज़ करने, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है जी फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग बेस्ड मेथड। अच्छा जी, फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग किसे कहते हैं? अ, हम लोगों ने ये बात तो जानी कि जो कंजर्व्ड रीजन्स हैं यानी कि जो कोडिंग रीजन है वो कंजर्व होगा और वो हाईली कंजर्व होता है खास तौर पे जो है ना वो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं, अगर वो दूर दराज के भी ऑर्गेनिज्म की बात करें ना तो काफ़ी हद तक उनके अंदर जो है ना वो कंजर्वेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम साइटोक्रोम सी जीन का सीक्वेंस एक ह्यूमन से निकालें और साइटोक्रोम सी जीन का सीक्वेंस जो है ना एक बैक्टीरिया से निकालें, तो वो दोनों के अंदर जो है ना वो उस काफ़ी हद तक उनके जो कोडिंग रीजन्स के अंदर जो है ना वो सिमिलैरिटी पाई जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग कॉमन एवोल्यूशनरी जो है ना वो सॉरी हम लोग जो है वो बैक्टीरिया से ही इवॉल्व होके आए हैं। सो एवोल्यूशन के दौरान जो मोस्ट क्रिटिकल फंक्शनिंग रोल प्ले कर रहा है रीजन डीएनए का वो हमेशा कंजर्व रहा है। अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमोटर रीजन को, अगर हम लोग प्रमोटर रीजन्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके प्रमोटर रीजन्स भी जो है रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी जो है वो कंजर्व होंगे, क्योंकि वो सेम तरह के जो है ना या सिमिलर तरह के जो है ना वो सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो कर रहे हैं, वो सेम टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो चांसेस आर देयर कि उनके जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रमोटर रीजन्स भी जो है ना वो सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने लाइक बैक्टीरिया चलो सपोज हम क्लोजली रिलेटेड की बात करते हैं कि लेट्स से हम लोगों ने माइस के किसी प्रमोटर रीजन को फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि ये वाले जीन जो है ना वो ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट है और ह्यूमंस के प्रमोटर रीजन हमें पता है, तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे कि हम लोग जो है ना वो माइस के उस रीजन को कंपेयर करवा लेंगे ह्यूमंस के प्रमोटर उस रीजन के साथ और हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें वैसा ही सेम कंजर्व्ड सीक्वेंस आ रहा है। अगर तो वो वाला रीजन कंजर्व्ड है तो देयर आर हाई चांसेस कि वही उसका जो है ना वो प्रमोटर रीजन है। अच्छा जी, ये जो कंजर्वेसी है जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उसकी रीजन क्यों हम लोग कह रहे हैं कि प्रमोटर्स आर कंजर्व्ड, के सीक्वेंस लेवल पे भी कंजर्वेसी पाई जाती है और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी कि सेम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से जो है ना ये वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रही होगी। ठीक है, सो इसलिए अगर सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्सप्रेस हो रही है तो मतलब ये कि उनका सेम ही बाइंडिंग रीजन भी होगा, बाइंडिंग साइट्स भी होंगी। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्व्ड नॉन कोडिंग डीएनए एलिमेंट्स दैट सर्व क्रूशियल फंक्शनल रोल्स इज रेफर्ड एज फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन जिसको हम लोगों ने किसी जमाने जंक डीएनए भी कहा था, नॉन कोडिंग डीएनए का वो वाला पोर्शन जो कि एक खास फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के प्रोसेस को हम लोग जो है ना वो फुटप्रिंटिंग फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग कहते हैं और उस रीजन को हम लोग फाइलोजेनेटिक एलिमेंट्स के तौर पे जो है ना वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से होप्स हो कि आपको ये क्लियर होगी कि नॉन कोडिंग डीएनए का वो रीजन जो कि एक बड़ा ही फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, लाइक जीन एक्सप्रेशन के अंदर वो हेल्प कर रहा है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसका कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ठीक तरीके से बाइंड नहीं करवाएगा तो कभी भी वो जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। इसके लिए जो है ना वो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लाइक हम लोगों ने माउस के जीन का प्रमोटर फाइंड आउट करना है तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि पहले माउस का एक जो है ना वो नोन जीन्स के उसका डाटा सेट से उसको ट्रेन करवाएं, बल्कि हमें क्या करेंगे, हम लोग उसी का जो होमोलॉग ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है उस ह्यूमन के साथ उसको जो है ना वो कंपेयर करवा लें। हाँ, मुश्किल तब आएगी पेश जब हम लोगों ने दूर दराज के जो है ना वो रीजन को जो है वो कंपेयर करवाना, दूर दराज के जो प्रमोटर्स हैं उनको हम लोगों ने कंपेयर करवाना। लाइक अगर हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की एक जीन को हम लोगों ने
प्रमोटर को सर्च करना है और हम लोग उसका कंपैरिजन ह्यूमन से करवाने जा रहे हैं, तब जो है वो मुश्किल पेश आएगी। यहाँ मुश्किल तब भी पेश आ सकती है जब हम लोग बहुत ही क्लोजली रिलेटेड के साथ जो है ना वो कंपैरिजन करवा दें, लाइक ह्यूमंस का चिंपैंजी से करवा दें। क्योंकि अब हो सकता है कि अब हम ह्यूमन और चिंपैंजीज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्लोज हैं एवोल्यूशनरी ट्री में। तो हो सकता है कि हमारा जो वो नॉन कोडिंग रीजन जो कि फंक्शनल रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो नॉन कोडिंग रीजन जो फंक्शनल रोल भी प्ले नहीं कर रहा, हो सकता है वो भी सेम हो। सो फिर फंक्शनल रोल वाला रीजन को आइडेंटिफाई करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा अगर हम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को आपस में कंपेयर करवाएंगे। इसलिए जो है ना ये चूंकि ट्रेनिंग डाटा नहीं चाहिए, तो हम लोग जो है ना वो ब्रॉडली एप्लीकेबल है, इसमें कोई वो स्पीशी स्पेसिफिक वाली बात नहीं होती कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खास स्पीशी के ही जीन्स को जो है वो सर्च कर सकता है, बल्कि इस मेथड को हम लोग जो है वो जनरली बहुत सी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर जो है, इस मेथड के अंदर जो है वो पोटेंशियल है कि हम लोग न्यू रेगुलेटरी मोटिव्स जो कि कॉमन ऑर्गेनिजम्स की तरफ से शेयर हो रहे हैं उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो कुछ टूल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं, जो कि इस मेथड्स के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बेस्ड मेथड। अच्छा जी, बात सबसे पहले करते हैं जी एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग की। एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है क्या? जब से ये डीएनए माइक्रो एरे की जो टेक्निक डिस्कवर हुई है, तब से हम लोगों को पता लगना शुरू हुआ है कि कुछ ऐसी जीन्स हैं जो किसी खास जीन के साथ, किसी दूसरी स्पेसिफिक जीन के साथ जो है ना वो को एग्जिस्टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। लाइक किसी भी एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर किसी एक सेल में एक खास सेट ऑफ जीन ही एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है। और किसी जब उसकी वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज होगी तो वो सेट ऑफ जीन्स भी जो है ना वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लाइक सपोज करते हैं किसी एक सेट में जो है ना वो ए और सी इकट्ठे एक्सप्रेस कर रही हैं, और जब उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज हुई तो जो है ना वो बी और डी जो है ना वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। इससे हम लोग कुछ जो है ना एक गैस लगा सकते हैं कि शायद देयर इज अ चांस कि ए और सी वाला जो है ना उनके अंदर एक कॉमन जो है ना वो प्रमोटर और रेगुलेटरी एलिमेंट हो, और सी और डी के अंदर कोई कॉमन जो है ना प्रमोटर रेगुलेटरी एलिमेंट हो, जिसकी वजह से वो इकट्ठी एक्सप्रेस कर रही हैं। इस जो है ना वो अजम्पशन की बेसिस के ऊपर ये मेथड वर्क कर रहा है, ठीक है। ये अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस कर रही है। पहले उस डाटा से जो है ना हम लोगों ने वो कोएग्जिस्टेंस का डाटा जो है वो लेना पड़ता है, देन जो है वो हम लोग उसको जो है वो कंपैरिजन करवा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर मसला ये है कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो हैं वो को-एक्सप्रेसिव जीन्स के वो बहुत शॉर्ट होते हैं और वीक होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब मसला इसमें एक और ये आता है कि जो फंक्शनली अनरिलेटेड जीन्स हैं, हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो है ना वो भी इकट्ठे एक्सप्रेस कर रही हों, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब सिग्नलिंग पाथवे चलता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक ही टाइप की जीन को एक्सप्रेस करे, वो मल्टीपल टाइप्स की जीन्स को जो है वो एक्सप्रेस करवा सकता है। अब जब वो मल्टीपल टाइप्स की जीन्स एक्सप्रेस कर रही होंगी लेकिन वो फंक्शनली जो है वो अनरिलेटेड है, ठीक है? उनके प्रमोटर रीजन्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। उनको जीन्स की जो है ना वो स्टार्ट साइट, स्टॉप साइट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। देन इसी तरह से जो है ना वो ये जो ऊपर हम लोगों ने assumption की कि जो को-एक्सप्रेसिंग जीन्स हैं उनका जो प्रमोटर हैं या रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है उनके अंदर। ये वाला फैक्टर भी जो है वो हमेशा जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होता। सो अ, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना ये मेथड जो है इसकी कुछ ख़ास लिमिटेशंस हैं यूज़ करने के लिए। ये हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 4 से 5 टूल्स की लिस्ट है जो कि इस मेथड को जो है ना वो यूज़ कर रही हैं। होप सो यहाँ तक जो है ना वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की क्लियर नहीं हुई, कमेंट कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।